औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम स्टडी सर्कल पे कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी मैसेज है कि अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स में बच्चे हैं जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में हम केमिस्ट्री भी इसमें इसके जो लेक्चर्स है वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। और आज केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है तो क्लास 9th का जो मेरा अजीज़ आफ्ताब सर देना चाहते हैं। और आज की इस स्टडी सर्कल पे इस स्टूडियो में मैं आपको मुखातिब करा रहा हूँ आफ्ताब सर से, जो मतलब किसी नाम के मोहताज ही नहीं है, बहुत अच्छे डेडिकेटेड टीचर है। तो ये केमिस्ट्री का जो सेशन है वो वही कंप्लीट करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के लिए। लेकिन हर एक संडे एक एक क्लास हुआ करेगी, 2-2 घंटे या 1-1 घंटे की क्लास हुआ करेगी। तो मुझे उम्मीद है आप इस जो वीडियो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये जो वीडियो है पहुँचे। तो मैं आप यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगा आफ्ताब सर को। वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक। So all right, I believe everybody is all right, absolutely fine. So today I'm going to discuss about chemistry and we'll be smashing down this whole chapter in one go. And the basic thing about this session would be that I'll be starting from the scratch. हम base से start करेंगे about the matter, about the atoms, about the particles, about everything, about the physical states, about plasma, about other all states I'll be discussing here one by one. And the most important thing is I'll be starting from the scratch. ठीक है? तो basically our 9th class chemistry chapter is that's matter in our surroundings. हमारे इर्द गिर्द जो भी हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक ना, असल में क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स, जो पूरी ये दुनिया है इसको हमने क्लासिफाई किया है दो चीजों में, वन इज मैटर एंड द अनदर थिंग इज एनर्जी। क्योंकि एनर्जी जो है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, फिलहाल विल बी बाउंडिंग आवरसेल्फ टू द मैटर ओनली। नाउ द मैटर की बेसिक एक डेफिनेशन है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय मोर देन ऑफ आवर 5 सेंसेस। यानी कोई भी चीज जिसका मास है, जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा दैट इज वॉल्यूम, और जिसको हम फील एप्रहेंड मतलब फील कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं बाय मोर देन ऑफ आवर 5 सेंसेस। अब इस पूरी डेफिनेशन को ना डिकोड करते हैं, इसका अच्छे से एक्सरे करते हैं, इसकी सर्जरी करते हैं, ओपन सर्जरी। तो ओपन सर्जरी क्या है इसमें, मैटर जो है कोई भी चीज जिसमें मास है, मास सबको समझ आएगा यूजुअली, जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा दैट इज वॉल्यूम का कंसेप्ट होगा। यहाँ वॉल्यूम की बात आ रही है। तीसरा पॉइंट दैट इज इट्स फेल्ट बाय, वी कैन फील इट बाय मोर देन ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस इसको फील कर सकते हैं। फर्स्ट वन बीइंग, अब हम पहले सेंस को समझते हैं। तो दैट मींस मैटर की बेसिक कुछ बुलेट पॉइंट्स क्या बनेंगे मैटर के। पहला 5 पॉइंट बनेगा दैट इसका एक मास होना लाजमी है। दूसरा पॉइंट, इसमें वॉल्यूम का होना लाजमी है। तीसरा पॉइंट, इसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, हमारे अपने मोर देन ऑफ आवर 5 सेंस से मतलब फीलिंग, इसको फील कर सकते हैं हम। ठीक, दीज आर द 3 बुलेट पॉइंट्स दैट डिस्कस द टॉपिक दैट्स मैटर। ठीक, अब इस मैटर को हम डिफाइन करेंगे। अब थोड़ा सा समझेंगे, ये मास हम देखेंगे कैसे, इस वॉल्यूम को हम ऑक्यूपाई, जब ये कोई जैसे गैस ने एक बालून को ऑक्यूपाई किया, हम देखेंगे कैसे, उसके लिए आंखें चाहिए देखने के लिए। दैट मीन्स हमें सेंस करना है, बट वी नो दैट सेंस करने के लिए हमें एक सेंसरी ऑर्गन का होना लाजमी है। दैट मीन्स सेंस डिपेंड्स ऑन सेंसरी ऑर्गन, सेंस डिपेंड्स ऑन द सेंसरी। अब ये सेंसरी ऑर्गन क्या है, सो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा सेंसरी ऑर्गन यूजुअली 5 है। ठीक, तो यहां हम पढ़ेंगे मोर देन। अच्छा, एक जबरदस्त पॉइंट है इसमें मोर देन 5 मतलब समहाउ देयर आर मोर देन 5 से ज्यादा है यहाँ। ठीक ना, पहला सेंसरी ऑर्गन बनेगा हमारा आई। तो आईज जो है ये पहली सेंसरी ऑर्गन है, फॉलोड बाय ईयर्स, ठीक, टंग, फॉलोड बाय स्किन जिसे स्मेल, और नोज की स्मेल। ठीक, सो दीज आर ऑल 5 सेंसरी ऑर्गन जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू। बट जो ये सेंस करेंगे उनको आप खाली एक्सप्लेन कर सकते हो। यू कैन गेट दैट सेंस, यू कैन यूजुअली tell the nitty gritty of this, but you cannot explain, you cannot make it understand to someone else। जैसे
कोई अंधा है, उसको मैं बोलूं मैं जबरदस्त खूबसूरत चीजें देख रहा हूं, वो कैसे बोले मानेगा? वो तो नहीं मानेगा, उसके लिए एवरीथिंग इज डार्क। तो दैट मीन्स समहाउ जो आप देखते हो ना इनसे, सी जो आप करते हो ना आई से, दिस इज द सेंस। ईयर से आप हियरिंग करोगे, दैट्स आल्सो सेंस। टंग से टेस्ट, दिस इज सेंस। स्किन से फील, दिस इज सेंस। एंड नोज से आप स्मेल करते हो, वेदर बैड और गुड स्मेल। Now these all are senses and these are the sensory organs. इसका मतलब sensory organs ने, sensory organs से हमने क्या किया? हमने खाली sense किया, और these are 5 senses. Now the question resides, 6th sense क्या है? 6th हमारा sense रहेगा, that's called proprioception. Proprioception. And 7th sense is immune input. अब ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या है और इम्यून इनपुट क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो सेंसेस हैं, इसको आप खुद देख सकते हो अपनी आंखों से। आप जो भी देखते हो किसी अंधे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अपने कानों से जो आप सुनते हो किसी बहरे को समझा नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड वो उसको सुनना है ना, उसके लिए तो उसके पास सेंस डिफिशिएंट है। द पॉइंट इज समहाउ दीज ऑल थिंग्स, लाइक किसी के पास टंग ही नहीं है तो टेस्ट कैसे? टेस्ट क्या, बात नहीं कर पाएगा। फील, स्किन से फील होगा, कोल्ड हॉट व्हाटएवर। स्मेल, स्मेल करोगे आप नोज से। अब किसी को इन्फ्लुएंजा है ना, वूफिंग कफ है, जुकाम है। ना पॉइंट इज उस टाइम, उस स्टेट में उस इंसान को ये फीलिंग्स नहीं आती। सो सिमिलरली प्रोप्रियोसेप्शन मींस असल में परसेप्शन है। परसेप्शन मींस आपके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट, जो क्या करेगा? परसीव करेगा चीजों को, बट ये आप किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपके थॉट्स, इमेजिनरी मैं भी रोज यूएसए में होता हूं, बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू समवन एल्स, वो बोलेगा ये पागल है। तो दैट मींस समहाउ व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू समवन, इट्स ऑलवेज इन द माइंड एंड आई कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ माय बॉक्स। मींस अपने माइंड से दूर मैं इसको नहीं, किसी और को नहीं समझा सकता। अगर मैं बोलूंगा वो समझ नहीं सकता। दैट मींस प्रोप्रियोसेप्शन इज काइंड ऑफ थिंग दैट्स ओनली इनसाइड यू। दिस सेंस यू फील, सम अदर पर्सन कैन नॉट फील इट। यू कैन अंडरस्टैंड इट, कोई और अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जांपल, कोई बच्चा ड्रीम में है, ठीक। अब इसने ड्रीम्स में क्या देखा? उसने देखा कि मैं कहाँ हूं, मैं यूएसए वाशिंगटन डीसी में हूं, ठीक। अब वो जहां भी है, वेयर एवर ही इज, वो खुद फील कर रहा है। उस टाइम उसके बॉडी के जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, they are in the space and they are feeling it. That means that is the thing about this proprioception, this is sense. Similarly, कोई बीमार है, उसकी बॉडी में, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज नहीं होते बायोलॉजी में। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? आपकी बॉडी को डिफेंस में यूज होते हैं, ठीक है। इट्स हेल्प्ड बाय योर वाइट ब्लड सेल्स, WBCs, ठीक, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक। नाउ दीज WBCs, दीज ये मतलब आपकी बॉडी का ना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। नाउ पॉइंट इज, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा आपकी एंटीबॉडीज से। आप बीमार हो, आपका इम्यून सिस्टम अभी हाइपर एक्टिविटी में है, वो ज्यादा काम कर रहा है अगेंस्ट डिजीज। यू कैन नॉट मेक इट एक्सप्लेन टू समवन एल्स। उसको आप बोलते, डॉक्टर साहब को बोलोगे मैं बीमार हूं, लेकिन वो तो फील नहीं करेगा ना ये चीज, वो आपको जस्ट दवाई देगा। दैट मींस व्हाटएवर यू आर सेंसिंग, इट्स ओनली यू। सो देयरफॉर हमारे सेंसेस कितने हैं? 5 से ज्यादा सेंसेस हैं। याद रखना, ये डेफिनेशन मामूली नहीं लेना आप कि दे आर, इट्स रिटन लाइक मोर देन आवर 5 सेंसेस। ये इट व्हाट इट राइट्स हियर, इट मींस, जो ये लिखेगा यहां इसका एक मतलब बनेगा, ठीक। दिस वाज ऑल अबाउट आवर मैटर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट्स कुरानिक पर्सपेक्टिव ऑफ आवर मैटर। ये जो मैटर है, क्या ये कुरान में कहीं मेंशन है? इज देयर एनी रिफ्लेक्शन ऑफ मैटर इन द कुरान? यस देयर इज। लाइक फर्स्ट वन इज, अच्छा पहले मैटर की बेसिक पॉइंट्स। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जिनको हम एटम कहते हैं, ठीक है ना, जिनको हम एटम कहते हैं, ठीक, विच इज मेंशन्ड इन आवर होली कुरान। पहला सूरह सबा है, वर्स नंबर 34, अगर आप पढ़ोगे ना, इट विल गिव द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट? इट विल गिव यू द रिफ्लेक्शन ऑफ मैटर, ठीक। एटम के बारे में बात करेगा ये, ठीक। तो दैट मींस समहाउ आवर कुरान आल्सो डज मेंशन अबाउट मैटर्स और एटम्स। अच्छा सूरह यूनुस, इसकी वर्स 10 पढ़ना आप। अच्छा 61 सूरह है ये, यू कैन सी इट। एंड उसके बाद द मोस्ट प्रोफाउंड वन, दैट इज सूरह ज़लज़ला, वर्स नंबर 7 to 8 सूरह है ये, 99th सूरह। सो इसमें these are some reflections from the Quran. There are some other verses mentioned in the Quran about this surah. This is the precise one आपके लिए। Now एक छोटा सा कोई क्वेश्चन, what is the matter made up of? मैटर किसका बनता है? Since you people know, मैटर के अंदर अगर हम थोड़ा सा झांकेंगे ना, we'll see a concept that's atom. That means मैटर का building block जो है, that's atom. That's building block
मैटर का क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये जुड़ जुड़ के क्या बनेंगे, मैटर बनेंगे। दैट मींस मैटर के अंदर अगर हमें झांकना है, वी कैन सी ओनली वन थिंग, दैट्स एटम। अब इस एटम के बारे में असल में समझना आगे। नाउ अगर फिर भी किसी को मैटर समझ नहीं आया, कैन वी डू वन थिंग, कैन वी सी लाइक मैटर के कैरेक्टर को जान के हम किसी चीज को देखेंगे, जैसे इससे एक सिनेरियो समझ में आता है जल्दी जल्दी। जैसे वी पीपल नो दैट आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी हैव नॉट सीन हिम, हमने उसको देखा नहीं है, बट एक चीज है, वी हैव ए फर्म बिलीफ दैट वन देयर वाज अ डे, उस दिन हमारा नबी ही वाज रिजाइडिंग हियर ऑन द वर्ल्ड, एंड इस यूनिवर्स में वो था, एंड उसने ये मेहनत की थी। उसको देखा नहीं है, बट उसके कैरेक्टर को हमने जाना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पैरामीटर समझ के हम कहते हैं हाँ देयर वाज ए पर्सनालिटी कॉल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो उसको देख के इस कैरेक्टर से हम किसी चीज को समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी चीज को आप देखोगे, समटाइम्स यू कैन नो समवन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर आल्सो। तो सिमिलरली कुछ कैरेक्टर्स हैं हमारे मैटर के भी। पहला कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल। अब इस छोटी सी लाइन में बहुत कुछ छुपा है, देयर इज ए एसेंस। सी, अब इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, इससे हम एक पॉइंट समझेंगे पहले। ये मैटर के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि इनसे क्या क्या हो सकता है, देखना आप। अगर मैं एक चीज कर लूं, मैंने 3 बीकर्स बनाए, ठीक है ना, मैंने 3 बीकर लिए, पहला बीकर, सेकंड बीकर, थर्ड बीकर। अब देखना आप स्मॉल चेंज की वजह से छोटे एटम से कितना इंपैक्ट बनेगा, यानी कितना जो छोटा काज होगा ना, इससे कितना इफेक्ट बनेगा। लेट्स टेक ए केमिकल कॉल्ड KMnO4। KMnO4 एक केमिकल है, दैट्स पोटेशियम परमैंगनेट। इसका कलर पर्पल होता है, ठीक। अगर मैंने कुछ ड्रॉप्स इसमें डाले, यानी मान लो इसमें पानी था, ठीक, तो ये पूरा का पूरा बीकर क्या बनेगा, फास्ट या इंटेंस पर्पल, फास्ट पर्पल, ठीक। अगर मैंने इससे 1 स्पून निकाला, जस्ट 1 स्पून, किसका, इस पूरे केमिकल का, जैसे सोल्यूशन बन गया अब KMnO4 प्लस वाटर, सिंपल एक्वस। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें भी पानी था और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला, ज्यादा नहीं डाला, थोड़ा जस्ट। आप देखेंगे इसमें भी थोड़ा सा लाइट कलर बनेगा। इसका मतलब समहाउ इसका भी कलर क्या बना, पूरे बीकर का, एज्यूम कर लो बहुत बड़ी एक टैंकी है, ठीक है, उसमें भी पानी थोड़ा सा डाला मैंने, एक जहर थोड़ा सा पॉइजन, थोड़ा सा साइनाइड डाला, उससे भी एक बड़ा इंपैक्ट होगा। दैट मींस इट्स हैविंग स्मॉल पार्टिकल कैन इंपैक्ट है, इट कैन गिव ए बिग इंपैक्ट। अगर मैंने तीसरे ऐसी सेम मैंने थोड़ा सा स्पून इससे भी निकाला, याद रखो पहले सिनेरियो में मैंने KMnO4 इसमें ऐड किया, अब मैंने ऐड नहीं किया, इससे थोड़ा सा केमिकल निकाला, इसमें डाला, इससे निकाला, इसमें, यानी सो ऑन सो फोर्थ। अब मैंने क्या देखा, इसमें आया लाइट कलर, लाइट पर्पल कलर, ठीक। अगर आप देखोगे ना ध्यान से, there is a small change happening inside all the beakers and you can see small change की, small atom के change की वजह से पूरा बीकर इसका कलर ही चेंज हुआ। दैट मीन्स कलर चेंज हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे छोटे से पार्टिकल ने इतना बड़ा इंपैक्ट दिया, इतना बड़ा चेंज दिया, ये रिजल्टेंट बना एंड पे। इसका भी लाइट कलर हुआ, व्हाइट कलर, वरना थोड़ा सा कम था लेकिन लाइट पर्पल कलर तो आया। तो दैट मीन्स दिस इज द इंडिकेशन, एक स्मॉल एटम के चेंज की वजह से, अगर वो छोटा ही पार्टिकल है लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। सो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज particles are very very small. Second, that is particle of matter have spaces between them. अब particle जो है ना मैटर के, इनके बीच में spaces होती हैं। इससे भी एक सिनेरियो समझते हैं, ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ना, अब मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने डाला पानी, ठीक, पानी डाला मैंने इस, जैसे इस पॉइंट तक, यहां तक वाटर है इसमें, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ पत्थर लाए, 2 छोटे छोटे कॉबल के पीसेस, छोटे छोटे, कुछ पेबल्स डाले मैंने इसमें, ठीक है। सिंस यू नो दे आर टेकिंग द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देखो ना इनके बीच में इनने स्पेसेस ली। अब खुद देखो आप, अगर इनने स्पेसेस ली, क्या मैं कह सकता हूं वाटर की लेवल राइज होगी? नो, कभी राइज नहीं होगी। द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ H2O will not rise, वाटर की लेवल राइज नहीं होगी। रीजन, बिकॉज देयर आर पार्टिकल्स ऑफ
मैटर जो है इनके बीच में स्पेसेस हैं। सो दैट दिस इज द इंडिकेशन कि वाटर की लेवल राइज नहीं होगी। इससे हमने छोटी सी वो स्टोरी सुनी थी बचपन की, वो कौवे वाली स्टोरी, दैट्स प्रीटी रॉन्ग। बिकॉज उनने बोला था कि कौवा डालेगा छोटे छोटे पत्थर किस में, कंकर डालेगा पानी में, और उसका वाटर लेवल जो है वो राइज होगी। दैट्स प्रीटी रॉन्ग। लेवल राइज नहीं होगी बिकॉज देयर आर स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स के बीच में ना, देयर आर स्पेसेस प्रेजेंट। सो वन इज देयर आर स्पेसेस, द पार्टिकल जो वो छोटे छोटे पैलेट्स उन्हें लाए डाले उसमें, दे कैन टेक द स्पेसेस। सो हाउ कुड यू से water level will rise? It will not rise, but after some time it could rise based on the saturation of the solution. अगर water में spaces almost completely fill हो गए, then the water level can rise. Now coming to the last, particles of matter attract each other. ये जो particles of matter है ना, ये भी attract करते हैं एक दूसरे को। यानी particles of matter जो अगर solid में देखेंगे, ये इनमें ज्यादा attraction है, more attraction किसमें, सॉलिड में। अगर इसके बरकस हम देखेंगे लिक्विड में पार्टिकल्स की थोड़ी सी स्पेसिंग होती है। दैट मीन्स यहाँ भी अट्रैक्शन होता है ठीक ठाक। अब सर कोई बोलेगा कैसे, जस्ट गिव मी स्पेसिफिक रीजन। सी, आपने दो किस्म के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े होंगे अलग टाइप के फिजिक्स में, कोहेजन एंड एडहेजन। अब कोहेसिव फोर्सेस होते हैं समहाउ, एडहेसिव फोर्सेस आर आल्सो देयर। कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्स क्या डिफरेंस क्या है, छोटी सी डिफरेंस। वाटर के पार्टिकल सेम किस्म के पार्टिकल होंगे, जैसे ये वाटर है, इसमें H2O होगा हर जगह, ये भी H2O का पार्टिकल ये भी है, दैट मींस सेम पार्टिकल है, इसमें कोहेसिव फोर्स होगा। दैट मींस कोहेसिव फोर्स इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स, ठीक, सेम पार्टिकल्स के बीच में। एडहेजन मीन्स डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जैसे आप वो एल्फी वेल्फी नहीं लाते उनमें, ठीक है, या कोई आपने एग्जांपल ली होगी कोई ग्लू जो आप यूज करते हो फॉर स्टिकिंग पर्पस, सो दैट्स आल्सो हैविंग दिस एडिशन, ठीक, जैसे हम एडिशन बोलते रहते हैं। तो दिस इज द बेसिक अबाउट योर 4 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब इनके पार्टिकल, अब देयर इज ए वन मोर कंसेप्ट दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ सी, असल में ये भी एक कैरेक्टर है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दे आर मूविंग। असल में पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर मूविंग, और मोमेंट के लिए हमें समझना है एक कंसेप्ट को, दैट इज डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, अगर हम देखेंगे वन एज आई स्टेप इनसाइड ए रूम, जब मैं रूम में स्टेप इन करूंगा एंड आई एम हैविंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, ठीक, मैंने कुछ फ्रेग्रेंस लगाई है, आई विल सी द होल होम, द एंटायर रूम, जो पूरा रूम है इसमें फ्रेग्रेंस सेपरेट होगी। हाउ इज दिस पॉसिबल दैट मैंने फ्रेग्रेंस लगाई थी, पूरे रूम में फ्रेग्रेंस सेपरेट हो रही है? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। तो बिहाइंड दिस इज ए कंसेप्ट कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, असल में इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है, या मैटर के डिफरेंट पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना। जैसे डिफरेंट कैसे हुए, मेरी बॉडी पे जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में फ्रेग्रेंस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। वंस आई स्टेप इनसाइड द रूम, व्हाट विल हैपन, जो पार्टिकल्स यहां थे उनमें फ्रेग्रेंस जीरो थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी की फ्रेग्रेंस जीरो थी, एंड माय पार्टिकल्स being having high kinetic energy will collide to the atoms of other particles inside the room, and उस collision की वजह से इनने ट्रांसफर की होगी इसमें मेरी फ्रेग्रेंस, तो उस फ्रेग्रेंस की वजह से ये फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द इंडिकेशन दैट यहाँ डिफ्यूजन हुआ है। होता क्या है डिफ्यूजन, असल में इट्स इंटरमिक्सिंग, बट इट्स फ्रॉम हाई प्रेशर और हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, ठीक, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी चीज की, जैसे फ्रेग्रेंस की ज्यादा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन, कोई रेसिपी अगर कोई बनाता होगा नेबरहुड में, जैसे किसी ने मछलियां पकाई है ना, फिश करी व सम अदर फूड्स, तो जो भी फूड स्टफ किसी नेबरहुड में किसी आंटी ने पकाया होगा, उस आंटी को आप बोलते हैं भाई थोड़ा हमें भी दो ना एटलीस्ट, क्योंकि वहां जो पकाना उसको लगेगा मैं खिड़कियां बंद करके, ये किसी को पता नहीं चलेगा, बट द डिफ्यूजन विल टेक हर लाइक आउट, इट विल गिव एयर टू एवरीथिंग। और डिफ्यूजन की वजह से सारा कुछ बाहर जाएगा एंड यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। उसको आप बोलना आंटी खिड़कियां बंद करने से कुछ नहीं होगा, इट इज द डिफ्यूजन which telling me कि like आंटी ने क्या पकाया, ठीक है, this is the indication. Now point number 2, it's based on motion of particles. इसमें motion of particles, क्योंकि अगर पार्टिकल्स मूव करेंगे तो तभी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। थर्ड वन इज इट्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। जैसे अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, व्हाट विल हैपन, इफ यू कुड सी, मैंने एक फ्राइंग पैन रखी है यहाँ, ठीक है, जिससे फ्राइंग पैन मैंने नीचे से हीट किया और मैंने इस पे आपका फेवरेट लाइक एक आइस क्यूब रखा या बटर का पीस,
अब मैंने क्या किया, आफ्टर गिविंग हीट टेम्परेचर बढ़ाऊं मैं, वंस आई इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट वुड हैपन टू द आइस क्यूब, you you'll see that it will do one important thing, that's it will separate all over the pan. ठीक है, इस पैन पे हर जगह सेपरेट हुआ. व्हाट इज इंडिकेशन दैट टेम्परेचर राइज हुआ है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, उसकी वजह से सेपरेट हुआ, डिफ्यूज हुआ. तो देयरफॉर इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन हुआ है. ठीक है, ये हुआ है डिफ्यूजन. जिगर मेरे, आपको यहां तक आई बिलीव समझ आया होगा. दिस इज सो मच इजी एंड easy to understand, और ये आसान भी है समझना, इसमें क्या ज्यादा है. The next point is, this was all about diffusion. Now coming to our, इसको तेज करते हैं पहले. ठीक है ना, what's up? Now see, next topic is our physical classification of matter. आप मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन करनी है. क्या करनी है, मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ फर्स्ट थिंग इज, मैटर जो है इसके स्टेट्स हमें असल में पढ़ने थे पहले. फर्स्ट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, देन कम्स द गैसियस स्टेट, एंड उसके बाद कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते थे हम. ठीक है, तो बेसिक अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, पहले मैटर की क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, ये जो मैटर है इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन क्या कहती है. एक हमारे पास सॉलिड होगा, ये इसका बेसिक स्टेट है. दूसरा लिक्विड होगा, तीसरा गैस, और एक होता है दैट्स प्लाज्मा, एंड देयर इज वन मोर स्टेट. अब मैं इसको पीछे क्यों लिख रहा हूं, अभी देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे चलेगा, एनटीपी पे. ठीक, एंड प्लाज्मा थोड़ा सा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर. इनवर्स है दो, ये फोर्थ स्टेट, दिस इज फिफ्थ स्टेट. ये जो है ना, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर की. क्या है असल में, फिजिकल. अब देखेंगे इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन भी होगी ना कुछ, तो वील गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस कंसेप्ट की क्लासिफिकेशन होती असल में है कैसे क्लासिफिकेशन. ना ध्यान से आप देखना, ध्यान से देखना आप. Classification starts from the very two things. One is physical classification, another is chemical classification. तो मैटर की दो main classifications हैं. One is physical and another is physical classification, यानी physical property के बेस पे. बेस्ट रहेगा properties. Physical properties. Based on physical properties, we can classify matter into different states. And second one is केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक, अगर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, एंड लास्ट वन इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. दीज आर 5 स्टेट्स, और these 3 states are existing at normal temperature and pressure. प्लाज्मा हाई स्टेट और ये लो स्टेट वाला. ठीक, ध्यान से देखना. अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे. केमिकल प्रॉपर्टी में 2 किस्म है. ठीक है, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस. अब मैं इम्प्योर लिखूंगा, सब्सटेंस आप खुद समझो. ठीक, प्योर सब्सटेंस में हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं. एक पढ़ते हैं हम एलिमेंट्स, दूसरा पढ़ते हैं हम कंपाउंड्स. ठीक है, एलिमेंट्स में भी 3 किस्म पढ़ते हैं हम. क्या क्या, एक पढ़ते हैं हम मेटल्स, एक है मेटालॉइड्स, तीसरा है नॉन मेटल्स. ठीक है, जिनको हम कंडक्टर कहेंगे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर. कंपाउंड्स में 2 किस्म है. क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, फिर इम्प्योर सब्सटेंस. इम्प्योर की भी 2 टाइप्स हैं. इम्प्योर के हमारे 2 टाइप्स हैं. ठीक है ना, क्या क्या, एक है इम्प्योर में अगर हम देखेंगे ना, इसमें हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस. ठीक, होमोजीनियस में हम
सॉल्यूशन और एलॉयज पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस एंड एलॉयज। और हेटेरोजेनियस में हम कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन पढ़ते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ लिखने की जगह नहीं है थोड़ी। अब देखो, इम्प्योर में होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और होमोजीनियस में सॉल्यूशन एंड एलॉयज पढ़ेंगे, हेटेरोजीनियस में कंपाउंड्स एंड सस्पेंशंस पढ़ेंगे। अब ये जो पूरा सिनेरियो है, ये वाला, ये पूरा सेक्शन येलो कलर का, दिस सेक्शन विल बी टेकन इन नेक्स्ट सेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 जो है ये हम पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट इज द चैप्टर 2 ऑफ आवर क्लास 9th केमिस्ट्री। ठीक, हमारा पूरा फोकस रहेगा इस फिजिकल प्रॉपर्टी पे, दैट मीन्स हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन देखनी है, पूरा ये समझना है ये सिनेरियो। तो देयरफॉर इसकी बात हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे। कमिंग बैक टू आवर, see the physical classification. Now coming back to our main topic, that is physical classification. अब आपको समझ आया होगा फिजिकल क्यों लिखा मैंने। फिजिकल मीन्स जस्ट हम मैटर के 3 या 5 या 6 स्टेट्स पढ़ेंगे। अच्छा, नॉर्मली अगर आप, एक फैक्चुअल बात है, 22 से ज्यादा, मोर देन 22 स्टेट्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, एंड हम नॉर्मली 3 पढ़ते हैं नॉर्मल स्टेट में, फिर हम एक्सट्रीम केसेस में प्लाज्मा को समझेंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझेंगे, और फर्मियोनिक स्टेट समझेंगे, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू आवर बेसिक सॉलिड स्टेट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इसकी शेप फिक्स रहती है, सॉलिड की शेप फिक्स रहती है। लिक्विड की अगर आप देखोगे ना, ये फिक्स नहीं रहती, इसको बोलेंगे हम नॉट फिक्स्ड या इनडेफिनिट, या इट कैन टेक द शेप ऑफ ए कंटेनर, यूजुअली जिसमें आपको इसको फिल करोगे, ठीक है। इट ऑलवेज टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है। गैस एज सच नॉट फिक्स, ठीक है, इट ऑल्सो टेक द शेप। वॉल्यूम इसकी, सॉलिड की वॉल्यूम, मोस्टली सॉलिड की जो ऐसे है ना, जैसे हम पढ़ते हैं डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है ना, इसकी वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कम, तो सॉलिड की वॉल्यूम कम रहेगी। लिक्विड की वॉल्यूम ठीक ठाक रहेगी, मॉडरेट, और गैस ज्यादा वॉल्यूम लेगा। वॉल्यूम का मतलब ये ऑक्यूपाई स्पेस ज्यादा करेगा। जैसे मैंने 1 kg आयरन लिया, ठीक, जैसे इतना एज्यूम कर लो आप, अब मैंने 1 kg क्या लिया, उसके बदले अब पानी लीटर में लिया, मान लो केजीज में समझेंगे, लीटर में लिया, ठीक है ना। अब बोलो मुझे, ये ज्यादा स्पेस लेगा। गैस अगर 1 kg लेंगे, है ना, उसकी वॉल्यूम में, तो वो तो ज्यादा स्पेस लेगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स समहाउ उसको हम डेसीमीटर या डेसी सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं उस टाइम, तो वो अलग पॉइंट है। फिलहाल इतना समझो आप, 1 kg अगर हम लेंगे ना इन टर्म्स ऑफ केजी, सॉलिड को भी, क्योंकि हम लिक्विड जो है ना, वाटर, केमिस्ट्री में हम वाटर को केजीज में भी डिनोट करते हैं, ठीक। अगर मैं उसको केजी में डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ से केजीज में सॉलिड को भी डिनोट कर लूँ, दोनों का देखेंगे ना, दोनों का क्या रहेगा, ऑलमोस्ट मास तो दोनों का सेम है उस टाइम, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा लेगा कौन, लिक्विड के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए 1 kg रखने के लिए, तो ऐसे समझना है, ठीक। तो थर्ड वन इज आवर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सिंस यू पीपल नो दैट अगर मैं सॉलिड्स को बनाना स्टार्ट कर लूं, मैं ऐसे बनाता हूं, साथ इनको रखेंगे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहेंगे आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें क्या है, ज्यादा। सिमिलरली लिक्विड्स की थोड़ी सी स्पेसिंग तो रहती है, तो इनमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, और गैसेस में तो ज्यादा ही स्पेसिंग रहेगी, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होगा। देयरफॉर ये गैसेस है, तभी तो रैंडम मोशन में होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड्स को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, गैसेस को भी इजीली कर सकते हो, बट सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता, बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया कि लाइक जिस पे हम कभी सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था, यहाँ एक बलून था, अब इसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ ना इजीली, स्ट्रेचेबल है ना। तो it does not mean anything which is solid it should be very hard, rigid. No. Sometimes you can compress it. हाँ, general way में solids compress नहीं कर सकते, but some conditional things पे हम क्या करेंगे, solids को compress कर सकते हैं, and you can see it. जैसे compressibility क्या है, almost incompressible है, क्या है, incompressible, ठीक। अगर इनकम्प्रेसिबल है ना, इसकी एक एक्सेप्शन बनेगी, क्या, रबर बैंड जो है उसको थोड़ा सा हम कंप्रेस कर सकते हैं। रीजन बीइंग, इसके अंदर एक कंडीशन है, स्पेसिंग रखी है हमने, क्या, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस जानबूझ के, आर्बिट्ररीली वी हैव चूजन सम स्पेसेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, देयरफॉर ये थोड़ा सा स्पेस में है, देयरफॉर इसको हम टच कर सकते हैं, इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ये ज्यादा रिजिड भी नहीं है, ठीक है यहाँ तक। नाउ
कंप्रेसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, थोड़ा सा कंप्रेस होगा, मॉडरेटली कंप्रेस, इसको लिख सकते हैं आप मॉडरेटली कंप्रेस, मॉडरेटली कंप्रेसिबल। और गैस तो इजीली कंप्रेसिबल होता है, गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट्स स्पेसेस। आपको दूर से आपने देखा सॉलिड्स में स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, नहीं बहुत ज्यादा कम है, सॉलिड्स की स्पेसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं और लिक्विड्स में थोड़ी सी स्पेसेस होती है और गैसेस में स्पेसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना। तो गैस में स्पेसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है। फिर डेंसिटी की बात वो यहां निकाल सकते हैं, यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी मॉडरेट और यहां डेंसिटी बहुत कम होती है, बिकॉज इसमें वॉल्यूम ज्यादा, ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। अब हम स्टेट्स को देखेंगे, इनको इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देयर आर टू डायग्राम्स, डायग्राम फर्स्ट एंड सेकंड वन इज हियर। तो इफ यू कुड सी, अगर हम सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, द कंसेप्ट इज कॉल्ड, द प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन, यानी फ्यूजन इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, दैट्स वेपराइजेशन, एंड गैस को सॉलिड में करेंगे, दैट्स डिपोजिशन। दीज आर थ्री बेसिक टर्म्स, ठीक है ना। और इसकी बेस्ट एग्जांपल रहेगी वाटर की, लेकिन गैस को डायरेक्टली सॉलिड में डिपॉजिट करना, दैट्स समथिंग कंपेलिंग। इसको हम अलग समझेंगे। क्या, अगर मैं गैस को डायरेक्टली देख रहा हूं, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, द कंसेप्ट इज कॉल्ड डिपोजिशन। इस कंसेप्ट को हम डिपोजिशन कहेंगे, डिपोजिशन। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल रहेगी जो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, ड्राई आइस। वो होता क्या है असल में, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना, सिंपल। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मैंने देखा, ये यहाँ गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट करेंगे और ये बनेगा यहाँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने सुना होगा ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं, दैट मीन्स समहाउ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट्स दिस प्रोसेस ओकर्स इन योर फ्रीजर्स। फ्रिज जो है ना आपके घर में, रेफ्रिजरेशन, उस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या होता है, देयर इज दिस solid carbon dioxide that's in gaseous state, and it will directly convert into solid carbon dioxide without going through the liquid phase. So this is the best indication that there is this deposition process happening there, ठीक है। और क्या है उसके बाद सेकंड फेज, इसका सेकंड फेज इसका क्या रहेगा, डिपोजिशन के अपोजिट। अगर आप देखेंगे ना, तो वी आर हैविंग दिस सॉलिडिफिकेशन। ये जो सॉलिडिफिकेशन है, हमने लिक्विड को सीधा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट किया, नॉर्मल वे में सॉलिडिफाई होगा, ठीक। और हमने गैस को देखा, ये कंडेंस हो गया, ठीक है, ये कंडेंस हुआ लिक्विड में, दैट्स आल्सो पॉसिबल। वाटर साइकिल में हम देखते हैं, या घर में भी कर सकते हैं ये चीजें। नाउ सॉलिड को आपने डायरेक्टली देखा होगा, गैस बन रहा है, सॉलिड डायरेक्टली गैस बन रहा है। इस सब्लिमेशन की एक एग्जांपल है नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स जो हैं, नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है ना, LLS। ये जो नेप्थलीन बॉल्स हैं, आपने रखे होंगे नेप्थलीन बॉल्स को अपनी अलमारी में, एंड वंस यू कीप द नेप्थलीन बॉल इनसाइड द अलमीरा, एंड व्हाट यू विल सी, आपने देखा होगा 1 महीने के बाद ये पूरी की पूरी डिसअपियर हो गई। व्हाई इज इट डिसअपियरिंग? ये डिसअपियर हुआ, ये एक्सटिंक्शन प्रोसेस कहां से हो गई? असल में इसमें क्या हुआ, सब्लिमेशन प्रोसेस। यानी आपने देखा होगा सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में क्या हुआ, डिसअपियर हुआ, यानी इसकी स्किपिंग टेंडेंसी ज्यादा रहती है, दैट्स व्हाई इट्स डायरेक्टली converting into gaseous state. That process is called sublimation. The best example is your naphthalene balls, ठीक है ना, या आयोडीन भी होता है, आयोडीन, ठीक है, tincture of iodine. Now point is, next topic is our what happens on heating and cooling. अब दो सिनेरियो फिर से समझते हैं हम। क्या हीटिंग पे क्या होगा, और आइस की बेस्ट एग्जांपल रहेगी, और इसमें कुछ बेसिक पैरामीटर समझेंगे, एंड कूलिंग पे क्या होगा। अगर आपने देखा होगा, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, एक सिनेरियो, मैंने आइस क्यूब्स के कुछ पार्टिकल्स यहां रिप्रेजेंट करा है, दिस इज योर आइस, ठीक। इस आइस को मैं थोड़ा सा हीट अप कर लूं, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर लूं, मैंने T को इंक्रीज किया, व्हाट विल हैपन, काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, डिग्री ऑफ रैंडमनेस यानी इसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी। नाउ व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी मींस डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये भी बढ़ रही है। ये पार्टिकल किस में कन्वर्ट होंगे, दीज पार्टिकल्स विल बी कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड,
सिंपल। ठीक, ये पार्टिकल सॉलिड के थे, हुआ क्या, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, और स्पेसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए, स्पेस भी बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, याद रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। सो these are some parameters which are triggered by your heating। तो हीटिंग प्रोसेस से टेम्परेचर बढ़ाने से हीट होगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता आइस अब कंप्लीटली दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, दैट्स कॉल्ड लिक्विड वाटर। याद रखना वाटर कैनॉट बी, यू कैनॉट से वाटर इज लिक्विड, पानी लिक्विड है नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन समटाइम्स। कैन एनीवन टेल यू लाइक, अगर कोई आपको बोलेगा या मैं बोल रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग यू दैट वाटर इज लिक्विड, दैट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इस एसोसिएशन में क्या प्रॉब्लम है, वाटर कैन बी सॉलिड इन टर्म्स ऑफ आइस, in the form of ice, sometimes it acts as gaseous state, ये steam में हो सकता है जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे। अगर आपने इसका टेम्परेचर नॉर्मल रखा, then it can behave 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे, it can exist as liquid। Otherwise you cannot say, this confusion should not be in your mind कि water is a liquid, that's a wrong statement। Water can be any other state also, depends on the conditions। अब यहाँ liquid water है, ठीक, अगर यहाँ लिक्विड वाटर है, इसका मतलब ये आइस क्या था पहले, सॉलिड, तो दैट मींस आपने क्या देखा, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट आल्सो, एंड दिस पॉइंट, द पॉइंट एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, यानी आइस वाटर में लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हुआ, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी सॉलिड को हमने क्या किया, कन्वर्ट वाटर में। और एक मिसकंसेप्शन रहती है बच्चों के माइंड में कि सर अगर आइस है, हमने सुना है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। क्या मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इसकी 2 डेफिनेशन है, 9th क्लास की छोटी डेफिनेशन रहेगी, व्हेन सॉलिड स्टेट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड डायरेक्टली, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट, दिस योर लिक्विड। तो सॉलिड स्टेट सीधा कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, ये मेल्टिंग पॉइंट है, बराबर है मेल्टिंग पॉइंट, बट इसका इस आइस का और इस वाटर का दोनों का प्रेशर बराबर होना चाहिए। द वेपर प्रेशर ऑफ योर आइस एंड द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ योर वाटर, या वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, इनका प्रेशर को एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है। यहाँ आपका प्रेशर को एग्जिस्ट होगा ना, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। और एक मिसकंसेप्शन सर, 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे मेल्टिंग होगी क्या सर, उस टाइम आपको वाटर दिखेगा, नहीं, गलत आंसर है। पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना, यहां सॉलिड भी और लिक्विड भी को एग्जिस्ट करते हैं, किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। प्लीज नोट माई पॉइंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, बराबर होगा कन्वर्ट, लेकिन 0 डिग्री पे को एग्जिस्ट करेंगे, यानी ये डायनेमिक किस में होगा, डायनेमिक यानी इक्विलिब्रियम में होगा, यानी इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, दैट मींस सॉलिड एंड liquid will coexist at melting point, that is 0 डिग्री। सिमिलरली फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी क्या होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, चूंकि मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है ना, सॉलिड टू लिक्विड, और ये 0 डिग्री होता है वाटर के लिए, ठीक। यू कैन कन्वर्ट इट टू सम अदर स्केल्स, लाइक आप 32 फारेनहाइट मान सकते हैं इसको, डिग्री फारेनहाइट, आप इसको 273.15 केल्विन भी बोल सकते हैं। सर एक केल्विन फारेनहाइट क्या है, दीज आर सम अदर स्केल्स ऑफ योर टेम्परेचर, टेम्परेचर के और एक स्केल है, फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट एंड केल्विन, and 273.15 is the precise value of your temperature scale for 0 degree Celsius, ठीक है ना। Now coming to our next part, that is boiling point। इसके पैरेलल में boiling point भी समझना है। Now boiling point क्या है, नॉर्मली हम सुनते हैं 100 डिग्री वाटर के लिए है, that means 100 डिग्री पे शायद लिक्विड वाटर, लिक्विड H2O कन्वर्ट होगा किस में, गैसियस H2O में, गैसियस H2O में, ठीक है ना, गैसियस H2O में, किसमें, 100 डिग्री पे, ठीक है ना। ना पॉइंट इज 100 डिग्री पे, 100 डिग्री विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आवर लिक्विड वाटर, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यहां भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट्स इस 100 डिग्री पे होगा क्या, असल में 100 डिग्री पे क्या होगा, लिक्विड और गैसियस स्टेट ऑफ वाटर विल को एग्जिस्ट। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये दोनों क्या होंगे, डबल, यानी इसका एक डबल पॉइंट बनेगा वहां कि लिक्विड भी होगा और यानी विस्कस स्टेट में लगेगा आपको
यहाँ विस्कस स्टेट लगेगा, सिमिलरली यहाँ एक ऐसा स्टेट बनेगा जहाँ लिक्विड और गैस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होंगे। अच्छा 100 से नीचे क्या होगा, इवापोरेशन, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट योर बॉइलिंग एंड melting points. Now point number 2, now the concept of latent heat. अब latent heat होता क्या है? If you could understand, I'll take a scenario, मैं एक scenario लूंगा, ठीक है ना, आप लोग understand करना। एक scenario क्या है, latent heat समझने से पहले एक scenario समझते हैं। मैंने क्या किया, I took a beaker, ठीक है, इसमें मैंने रखा एक ice cube, क्या रखा, एक ice cube, ठीक। इस ice cube का मान लो आर्बिट्ररी मैं कहता हूं इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। वंस आई गिव हीट, अब मैं यहां बंसन बर्नर यूज कर सकता हूं हीट देने के लिए लैब में, घर का सिलेंडर नहीं लाना प्लीज, हाँ, बंसन बर्नर कैन बी यूज्ड। बंसन बर्नर मैंने यूज किया हीट करने के लिए। एंड वंस आई डू वन थिंग, मैं इस आइस को हीट करता हूं ना, अच्छा इसमें मैंने छोटा सा एक थर्मोमीटर भी रखा, ठीक है ना। मैंने जब थर्मोमीटर देखा ना, उसकी एक स्केल थी, दैट इज यानी 0 डिग्री, एक स्केल थी उसकी, लेकिन मैंने कोई इफेक्ट नहीं देखा, थर्मोमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया ना। आई एम पजल्ड कि ये हीट कहाँ जा रही थी, हीट अगर इसमें मैं दे रहा हूँ, ये हीट जा कहाँ रही है, ओ वेयर इज दिस हीट गोइंग। सो आई वाज प्रीटी पजल्ड हियर। तो अब मुझे इसमें कंसेप्ट समझ आया कि भाई साहब शायद कुछ ऐसा हो रहा है, ये जो हीट हम -10 डिग्री में, मैंने पहले इसका टेम्परेचर देखा, ये था -10, इसका मतलब समहाउ जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये हीट शायद बॉन्ड्स इसके ब्रेक कर रहा होगा, ये मैंने एज्यूम किया, एक एजम्पशन बनाया, प्री एजम्पशन बिफोर दिस, ठीक। ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, ब्रेक। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किसका, आइस का, दैट मींस सॉलिड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेसेस कम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम, इसका मतलब पहले तोड़ना है इस हीट को, किसको, इस बॉन्ड को। तभी मैं देख रहा था थर्मोमीटर पे कोई हीट यानी शो नहीं हो रही थी, कोई स्केल 0 डिग्री कुछ शो नहीं हुआ। आफ्टर सम टाइम लाइक पहले क्या हुआ, मान लो आप 2 सेकंड के लिए एज्यूम कर लो, इसमें क्या हुआ, 10 के बाद -5 पे आया, ये कब, आफ्टर 1 मिनट, ठीक, 1 मिनट। उसके बाद -2 पे आया, ये 2 मिनट के बाद 2 मिनट, और ये 1 मिनट, हो गए 3 मिनट। एंड पे 5 मिनट के बाद ये आया मान लो 0 डिग्री पे, ठीक है। अब इस पे मैंने क्या देखा, इतना टाइम इसको लगा, यानी 5 मिनट इसको लगा आइस को मेल्ट करने में, लेकिन ये 5 मिनट तक ये हीट कहां जा रही थी, आई वाज सो मच पजल्ड हियर। तो ये हीट जो थी, अब मुझे समझ आया ये हीट कहां जा रही थी, इट वाज गोइंग टू ब्रेक द बॉन्ड इनसाइड द आइस क्यूब, ये आइस क्यूब में बॉन्ड्स को तोड़ रहा था। तो ये 10 मिनट की या 5 मिनट की या 2 मिनट जितना भी इसको टाइम लगा इसको मेल्ट करने में, उतनी हीट कहां जा रही थी, ये लग रही थी ना मुझे लाइक कंसीलर्ड हीट। कंसील का मतलब, आई बिलीव यू पीपल विल अंडरस्टैंड, कंसीलर्ड का मतलब होता है लाइक छुपाना, यानी हिडन। ये हिडन हीट मुझे लग रही थी, ये जा कहां रही थी, क्योंकि मेरा जो थर्मोमीटर था, इट वाज नॉट शोइंग एनीथिंग, लाइक इस पे कुछ शो नहीं हो रहा था। तो दैट मीन्स that concept is called latent heat. Latent heat means the heat which is absorbed by any substance, 1 kg of solid, take 1 kg of liquid, it's absorbing this heat, but मैं वो हीट नहीं देख सकता था, और मैं उस हीट का कोई इफेक्ट भी नहीं देख रहा था। वरना अगर नॉर्मल वे में किसी चीज को थोड़ा सा हीट देंगे वो तो गर्म होगा, इस पेन को थोड़ा हीट देंगे ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा, ये शो करेगा, ये मेल्ट डाउन हो सकता है। द पॉइंट इज ये आइस क्यूब हीट को कहां ले जा रहा था, दैट हीट वाज इनसाइड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, ये अंदर बिजी था बॉन्ड तोड़ने में। तो देयरफॉर हमें कोई थर्मोमीटर पे कोई हीट का कोई टेम्परेचर स्केल कोई शो नहीं हो रहा था। दैट वाज इंडिकेशन कि ये इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मींस हिडन हीट। अब लेटेंट हीट के 2 टाइप्स हैं, लेटेंट हीट के 2 टाइप्स हैं। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एफ मींस फ्यूजन। अभी अगर आपने ध्यान से देखा होता तो आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था अभी, सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, द स्टेट विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन। इसका मतलब हमें आइस को अगर तब्दील करना है किसमें, लिक्विड में, लिक्विड वाटर में, वी नीड ए कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन एक प्रोसेस होगी जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, ये सॉलिड है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड क्या था हमारा वाटर, ठीक है ना, लिक्विड वाटर लिखेंगे टू बी प्रिसाइज। नाउ पॉइंट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट
given to any solid 1 kg of any substance to get converted into its another state like liquid state. अब यहाँ क्या देखेंगे, specific latent heat of fusion will be amount of heat absorbed by the ice by the solid to get converted into लिक्विड स्टेट। अब ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होती है, मान लो ये होती है वाटर के लिए स्पेसिफिक है 80 कैलोरीज पर ग्राम। यानी इसका मतलब क्या है, इसको डिकोड करना है पहले। 1 ग्राम, ध्यान से सुनना, 1 ग्राम ऑफ आइस नीड्स 80 कैलोरीज ऑफ एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो दिस इज द कांसेप्ट, याद रखना, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन एज यू नो फ्रॉम द बेसिक्स, वेपराइजेशन मींस समहाउ मुझे लिक्विड को कन्वर्ट करना है, किसमें, गैसियस स्टेट में। और हम ज्यादातर बात करते हैं यहाँ वाटर की, किसकी, वाटर की बात करते हैं, ठीक। और यहाँ भी वाटर होगा हमें, ठीक है ना। अब ना पॉइंट इज, बीच में हम रखेंगे इसको, दैट्स वेपराइजेशन कंसेप्ट। ये है हमारा वेपराइजेशन। तो हमने क्या किया, लिक्विड को कन्वर्ट किया गैसियस स्टेट में। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 kg ऑफ लिक्विड को लिया मैंने और 1 kg गैस में कन्वर्ट किया। अब सर केजी नहीं बोला, यहाँ केमिस्ट्री में हम केजी लेते हैं, लिक्विड्स के लिए भी गैस के लिए भी। देयर इज नो स्पेसिफिक स्केल फॉर लाइक वॉल्यूम अलग नहीं कि उसमें अलग, ठीक है। तो 1 kg वाटर को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, 1 kg गैस में। नाउ अगर मुझे 1 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम लिक्विड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, I need 540 calories of energy to convert 1 gram of my liquid water into gaseous water. So this was all about concept of your latent heat of vaporization and fusion. Now coming a quick question here. एक क्वेश्चन क्या है इसमें, एट 0 डिग्री, अगर मैं 0 डिग्री, अभी मैं बोल रहा था 0 डिग्री पे किसकी ज्यादा एनर्जी होगी, सोचो खुद आप, आइस की एनर्जी ज्यादा होगी या वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी। Now, if you will delve into this very basic concept, छोटा, इसमें ज्यादा बल्क में नहीं जाना, इट्स ए सरफेस फिनोमेना हियर। सी, अगर मैं देखूं आइस जो हैं, आइस के क्यूब्स, इनको मैं पहले हीट दे रहा हूं, जैसे मैंने 10 मान लो जूल्स की एनर्जी दी, इसमें कुछ भी जो भी दिया, मैंने कुछ एनर्जी दी इसमें, कैलोरीज में दी, ठीक है। यानी 80, चलो मान लो 80 कैलोरीज की मैंने इसमें एनर्जी दी, किसमें, इस आइस क्यूब को मैंने क्या दी, 80 कैलोरीज की एनर्जी दी। Now what will happen? This ice cube will get converted into water. ये वाटर बनेगा और वाटर की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी दिखेगी आपको, इनमें थोड़ी सी स्पेसेस हैं। ना वाटर के पास क्या है, अभी वाटर के पास एक चीज एडिशनल है, दैट इज दिस एनर्जी। ये एनर्जी किसके पास पहुंची, अब ये पहुंची वाटर के पास। दैट मीन्स समहाउ लेटेंट हीट किसके पास ज्यादा है, अभी वाटर के पास। तो दैट मीन्स ज्यादा एनर्जी किसके पास मिलेगी आपको, वाटर पे। तो आइस पे ज्यादा एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन, 100, अच्छा साथ में ये भी याद रखना, दिस इज योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे इस स्टेट में। सेकंड पॉइंट, 100 डिग्री पे विच विल हैव मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, फिर से सेम, वाटर को मैंने हीट किया, कौन सी हीट दूंगा, यहां दिया मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहां मैं दूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मैंने वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। अब यू नो इसमें अभी मैंने एनर्जी दी और ये फाइनली कन्वर्ट इसमें हुआ, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एनर्जी इसी के साथ होगी, मतलब 540 ग्राम कैलोरीज पर ग्राम की एनर्जी किसके साथ है, इसी के साथ। so that means ज्यादा एनर्जी इसमें है, इट मीन्स स्टीम कैन कॉज मोर बर्न्स। अगर हम इसको एग्जांपल लेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मुझे बोला जाएगा 100 डिग्री पे, उससे पहले बोला जाएगा गर्म पानी में हाथ रखना चाहेंगे, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होगा, और स्टीम। अब इन दोनों में ना मुझे यहाँ साइंस यूज करना है, दैट स्टीम इज हैविंग मोर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट कैन कॉज मोर बर्न्स। इससे ब्लिस्टर्स चढ़ेंगे आपके हाथ पे, ब्लिस्टर्स मींस वो बबल्स बनेंगे, क्यों, इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, ये आपको पूरा खराब करेगा। वाटर अगर बॉयल भी होगा ना 100 पे भी, बट स्टिल इट कैन हैव लेस इंपैक्ट ऑन योर स्किन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस। वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से ज्यादा एनर्जी है और स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से ज्यादा एनर्जी। आई बिलीव दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अब दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे हेनरीज लॉ आप 12th में पढ़ते हैं, ये आगे किसी का कोई सिबलिंग अगर 12th में है, ही विल सी दिस, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का कंसेप्ट पड़ेगा वो, और उसकी वजह से हमें पेप्सी की बोतल्स जो है ना वो समझ आते हैं, वो कैसे बनते हैं, आपके घर में एलपीजी है वो कैसे बनता है।
उसका पूरा कंसेप्ट किसमें छुपा है? लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में। अब ध्यान से सुनना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में क्या होगा? हम दो चीजें कर सकते हैं, ईदर वी कैन चेंज टेम्परेचर और वी कैन चेंज प्रेशर। दो चीजों में हम चेंज कर सकते हैं, या टेम्परेचर में या प्रेशर में। अब मुझे करना क्या है, पहले हेडिंग पढ़ लो, लिक्विफेक्शन। मुझे गैस को लिक्विड बनाना है, गैस को क्या बनाना है? लिक्विड। नाउ सिंपल लॉजिक ये कहता है कि गैस को अगर लिक्विड में बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, वो क्या बनेगा? लिक्विड। कभी नहीं बनेगा। क्यों? टेम्परेचर कम करेंगे ना, यानी कूल डाउन होगा, ये क्या होगा? ठीक। और प्रेशर अगर मैं ज्यादा बढ़ाऊं ना, पार्टिकल गैस के करीब करीब आएंगे, यानी कुछ ऐसे होगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ज्यादा करीब नहीं रखेंगे, थोड़ी सी स्पेसिंग रखेंगे। इसका मतलब मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कम करना पड़ेगा, और मुझे प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर आई कैन सम अप द गैस इनटू लिक्विड। मैं गैस को किस में बना सकता हूं? लिक्विड में। by just doing two things, that is temperature को by nature you know, अगर मैं हीटिंग करूं टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर मैं कूल करूं टेम्परेचर घटेगा। once I decrease the temperature and increase the pressure, जिसपे वो अच्छा प्रेशर अगर बढ़ाएंगे ना, उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है गैसेस की, ठीक है? तो गैसेस वाटर में सॉल्युबलाइज होंगे। तो सॉल्युबिलिटी की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। जो एक्वस पानी जो है ना, अगर हमने के दो सिनेरियो, वन सिनेरियो इज हॉट वाटर, वन इज हॉट नहीं मानो, आप मानो ल्यूकवार्म वाटर, सेकंड सिनेरियो इज कोल्ड वाटर। दोनों केसों में मुझे बोलो ऑफ फिश किस में सर्वाइव करेगी? इजीली। हमने नॉर्मल वे में सुना होगा, हॉट वाटर में फिशेस जो हैं वो डाई हो जाएंगे, ठीक है ना? रीजन, हॉट वाटर में क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका उल्टा, प्रेशर कम हुआ। अगर प्रेशर कम हुआ, हेनरी क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। फिर प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर घटेगा, सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी घट गई, अगर सॉल्युबिलिटी का मकसद क्या है? सॉल्युबिलिटी सिंपली अ टर्म वेयर वी से लाइक गैसेस सॉल्युबलाइज होंगे, डिसॉल्व होंगे, मिक्स होंगे किसमें? वाटर में। अगर वाटर में गैसेस कम हो गए, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है किसमें? वाटर में। अगर वो कम हुआ, ये एक्वेटिक लाइफ जो है ना, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिश ले लो, ये मर जाएगी। इसका मतलब हॉट वाटर में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करना मुश्किल है, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा हुआ। इसका अपोजिट, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, गैसेस इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्रेशर उस टाइम क्या होगा? बहुत कम, और सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है? और इसका अपोजिट हम यहां पढ़ रहे हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अगर हमें गैस को ही क्या बनाना है? लिक्विड। तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को घटाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो मैं नहीं लगता टेम्परेचर और प्रेशर का एक इनवर्स रिलेशन बन गई यहाँ। एग्जैक्टली। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। आई बिलीव दिस इज अंडरस्टूड। सिमिलरली इसमें एक कोई क्वेश्चन है, कैन वी कन्वर्ट वाटर इनटू गैस प्रियर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट? क्या हम बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, अब 100 डिग्री पे वाटर क्या होगा? यानी लिक्विड क्या होगा? गैस में तब्दील। किस पे? 100 डिग्री पे। अब 100 से पहले क्या हम वाटर को गैस बना सकते हैं? एक सिंपल क्वेश्चन है, वाटर को क्या हम गैस बना सकते हैं किस पे? 100 डिग्री पे। जी हाँ, इसको बना सकते हैं। उसी कंसेप्ट का नाम है इवापोरेशन। उसी कंसेप्ट का नाम है, दिस इज योर लास्ट टॉपिक। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ रीजंस हैं और कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है? वो पढ़ेंगे और विल सम अप दिस होल चैप्टर। तो इसमें क्या है, कोई क्वेश्चन क्या है? वाटर को हम गैस चेंज कर सकते हैं प्रियर मींस पहले ही, किससे? बॉइलिंग पॉइंट लाने से पहले। अदरवाइज बॉइलिंग पॉइंट यू नो 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट। इस पे मैं वाटर को देखता हूं, ये बॉयल होता है, ये 100 डिग्री पे पूरा गैस बनेगा। क्या 100 से पहले गैस बनेगा? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? इवापोरेशन। यू कैन राइट अ लाइन, इट्स पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन। सिंपल लाइन, ठीक? नाउ कंसेप्ट क्या है इवापोरेशन का? अब ये कंसेप्ट ऑफ इवापोरेशन क्या है? सिंपल लॉजिक क्या है? नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड ये कन्वर्ट होगा गैस में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में 100 डिग्री पे। लेकिन उससे पहले बिलो बॉइलिंग पॉइंट समटाइम्स वी कैन कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैस। तो अगर आप यहां एक सिनेरियो देखोगे, नीचे मैंने बंसन बर्नर रखा, अब आई एम हीटिंग दिस, इग्नोर दिस, आप मानो ये वाटर है, इसमें ये वाटर, अगर मैं इसको इवापोरेट कर रहा हूं, देखो ना 100 से पहले ये क्या हो रहे हैं? इवापोरेशन होती है। अब इसका एक रीजन समझना, पहले इवापोरेशन होती कैसे है बिलो 100 डिग्री। ये तो बॉइलिंग हुआ, ये
अब मुझे क्या करना है, मुझे लिक्विड गैस में कन्वर्ट करना है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बिलो 100 डिग्री, ठीक है ना। 100 से पहले पहले 100 से पहले पहले मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट गैस में। ध्यान से सुनना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जो ये पार्टिकल्स हैं सरफेस पार्टिकल, इनको हम कहते हैं सरफेस पार्टिकल्स। किनको? इनको हम कहते हैं सरफेस पार्टिकल्स, ठीक। और जो बल्क में होंगे उनको बोलेंगे, सरफेस के नीचे, उनको बोलेंगे बल्क पार्टिकल्स। इनको बोलेंगे हम बल्क पार्टिकल्स, ठीक। ध्यान से सुनना, ये जो सरफेस पार्टिकल और ये जो बल्क पार्टिकल हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंस। जैसे जो ही मैंने नीचे से हीट किया, व्हाट विल हैपन, ध्यान से सुनना, व्हाट विल हैपन, दिस हीटिंग विल गिव सम काइनेटिक एनर्जी टू दिस पार्टिकल फर्स्ट। उसके बाद यहां कोई और पार्टिकल होगा, जैसे यहां इसको भी हीट मिल रही है, इसको भी हीट मिल रही है, इसको भी हीट मिल रही है। ये पार्टिकल क्या करेंगे? they'll do what they will collide with this particle, this with this। सिमिलरली, क्योंकि इनको काइनेटिक एनर्जी मिली, कोलिजन यहां इसको होगा, ये यहां कोलाइड करेंगे। अब नेट पे क्या हुआ? नेट मोमेंट किसका हो रहा है? अब एंड पे सरफेस पार्टिकल को नीचे से कोलिजन यानी धक्का मिल रहा है नीचे से। बल्क पार्टिकल किनको धक्का दे रहे हैं? सरफेस को। अब सर धक्का क्यों दे रहे हैं? नीचे से हीट लग रही है। अब हीट क्या दे रही है? इनको प्रोवाइड कर रही है काइनेटिक एनर्जी। वन इज इट्स प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी, द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। वन इज द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, दे विल प्रोवाइड द कोलिजन, दे विल प्रोवाइड सम, यानी पुश थोड़ा करेंगे, थ्रस्ट देंगे किनको? इन सरफेस पार्टिकल्स को। द सरफेस पार्टिकल विल they are about to now evaporate, क्योंकि अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर उनको कोई धक्का देने के लिए कोई है नहीं, वो इजीली बाहर आएंगे। इसका मतलब ये सरफेस पार्टिकल जो है ना, ये बाहर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एवापोरेशन। अभी 100 डिग्री हमने नहीं दिया, जैसे अभी 20 चल रहा था, चलते चलते 2 मिनट के बाद 30 आया, 40 आया, थोड़ी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी इनको मिलती है। ये धक्का मुक्की में इन सरफेस पार्टिकल्स को बाहर निकालेंगे। नाउ कैन वी टेल मी वन थिंग, क्या सरफेस पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना? फिर होगी। अब नाउ नेक्स्ट सरफेस पार्टिकल कौन होने वाले हैं? ये वाले। इसकी थोड़ी लेवल राइज, थोड़ी सी डिक्रीज होगी। व्हाट विल हैपन? बल्क पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन कम, क्योंकि इन्होंने किसको ट्रांसफर की काइनेटिक एनर्जी? इन्होंने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर की surface particles को। Don't you think now the difference between, now remember properly, the difference between the kinetic energy of surface particles and bulk particles will create that kind of evaporation। evaporation का concept कहाँ से start हुआ फिर? difference of the kinetic energy। So the reason for evaporation will be difference in kinetic energies। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज। क्यों डिफरेंस? क्योंकि सरफेस, अच्छा, ऑफ सरफेस पार्टिकल्स एंड बल्क पार्टिकल्स तो सरफेस और बल्क पार्टिकल्स के डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज विल क्रिएट दिस इफेक्ट दैट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। ये सरफेस पार्टिकल यहां क्यों गया? क्योंकि इसको यहां से धक्का मिला, इसने धक्का दिया, चलते चलते कोलिजन नीचे से आया होगा। और नीचे हमने क्या रखा होगा? एक हीट रखी होगी हमने, यानी बंसन बर्नर जिसने हीट किया होगा ना। पॉइंट इज, बेसिक फंडा हमें किस में समझ आया कि भाई साहब असल में होता क्या है, अगर नीचे से हीट ना मिलती तो ये कोलिजन ना होता, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ना होती, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना होती, इवेपोरेशन ना होता। अच्छा, एक टाइम ऐसा आएगा इस पार्टिकल की भी, इसकी भी टर्न आएगी, चलते चलते नीचे तक, तब तक 100% 100 डिग्री टेम्परेचर अचीव हुआ होगा और उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। फिर क्या बोलेंगे? बॉइलिंग। सो दिस वाज द रीजन ऑफ इवेपोरेशन। व्हाट इज द रीजन? डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जीज। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पहला सरफेस एरिया। एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक, एंड आई एम टेकिंग दिस, मैंने कप लिया, ठीक है ना, नेस्कैफे का कप, वर्सेस साइड में मैंने एक सॉसर लिया, ठीक है ना, एक छोटा सा प्लेट लिया। मैंने दोनों में क्या रखा? चाय रखी, ठीक है ना।
मान लो मैंने इसमें भी चाय रखी और इसमें भी चाय रखी मैंने, ठीक। ना आई एम अबाउट टू सिप टी। अब मैं दोनों में चूज क्या करूं, मैं दोनों में सॉसर को चूज करता हूं। क्यों? रीजन बीइंग मुझे इसका बेसिक साइंस पता है। ये था कप, क्योंकि कप का सरफेस एरिया थोड़ा कम है, कप का सरफेस एरिया थोड़ा कम है। तो डोंट यू थिंक जितना सरफेस एरिया कम उतनी इवापोरेशन कम, जितना इवापोरेशन कम होगा उतना वो हीट अपने साथ ले जाएगा ना। अब कम इवापोरेशन का मतलब वो हीट कहां से ले रहा था? नीचे बॉटम से। कप मैंने तैयार किया, ये भी गर्म है ये भी गर्म है, ठीक है, नेस्कैफे का कप। अब ये दो कप और सॉसर में डिफरेंस क्या है? सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर इस सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, इस कलर से नहीं, ब्लैक इज द बेस्ट। अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, दैट मींस इसकी इवापोरेशन ज्यादा होगी ज्यादा। उसकी वजह से ये जल्दी जल्दी कूल डाउन होगा, इसमें कूलिंग पड़ेगा। दैट मीन्स कूलिंग हम चाहती है ना, ज्यादा गर्म कहाँ पे है? अब कश्मीरी लोग ज्यादा गर्म पीते हैं, वो अलग बात है, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारा है ना। पॉइंट इज कूलिंग इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट? इवापोरेशन। एंड इवापोरेशन तभी ज्यादा होगी जब सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया यहां से यहां है, देखो ना, बहुत ज्यादा। इसमें सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब इसमें क्या होगा? इस सिनेरियो में इसमें इवापोरेशन कम, उसकी वजह से कूलिंग कम होगी देयरफॉर ये जल्दी ये ज्यादा गर्म रहेगा। तो समर उसमें ऑलरेडी गर्मी होती है, तो कहां पी पाएंगे? तो दिस इज द इंडिकेशन। सिंपल लाइन क्या बनेगी? आप मोर द सरफेस एरिया मोर इज द इवापोरेशन मोर इज द कूलिंग। तो सरफेस एरिया इवापोरेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है इनकी रिलेशन? क्या है? डायरेक्ट रिलेशन, पहला पॉइंट। सेकंड वन इज द टेम्परेचर। अगर आप अभी देखा इसी में, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, व्हाट विल हैपन? इससे इवापोरेशन इजीली हो जाएगी। सो दैट मींस टेम्परेचर विल फैसिलिटेट द इवापोरेशन प्रोसेस। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी इवापोरेशन ज्यादा होगी, ठीक। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, है ना, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो दैट मींस ह्यूमिडिटी इज एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको मैं कहता हूं ह्यूमिडिटी। क्या कहता हूं? ह्यूमिडिटी। अब एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर ज्यादा है, उससे क्या होगा? इवापोरेशन पहले उस मॉइस्चर की होगी, बाद में मेरी बॉडी पे मुझे जो टेम्परेचर लग रहा है उसको होगा। दैट मींस जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी इवापोरेशन कम होगी। तो इसकी एक इनवर्स रिलेशन है किसके साथ? इवापोरेशन के साथ। मोर द ह्यूमिडिटी लेस इज द इवापोरेशन, ठीक। नेक्स्ट वन इज विंड। अब आपने कभी देखा होगा, अगर कोई बाहर गया है तो बाहर समर्स में, यहां भी चूंकि आज टेम्परेचर यहां भी 37-38 जाता है। द पॉइंट इज वंस यू सी विंटर्स में या नॉर्मल वे में, समर्स में भी अगर देखेंगे, जितना हम विंड बढ़ाएंगे ना उससे इवापोरेशन बढ़ती है। मतलब विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन, ठीक है ना। विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितनी विंड बढ़ेगी, जितना विंड ज्यादा होगा ना उतना इवापोरेशन। रीजन क्या है? विंड जब भी आएगा ना, जैसे हमें कपड़े उनको सुखाना है, डज नॉट मीन कि आप कपड़े को यू विल एक्सपोज इट टू द सनशाइन। जैसे ब्लैक कलर का कपड़ा ना, उसमें फिर कलर ही बाहर आता है, तो दैट बिकम्स प्रॉब्लम, फिर वो पूरा टर्बड हो जाएगा। तो इससे बेहतर है विल कीप इट लाइक शाम को हम समर्स में इसको ऊपर कहीं भी रख सकते हैं। यू कैन एक्सपोज इट टू द विंड। अगर विंड अच्छे से इसको, जो ही इसको विंड स्ट्राइक करेगी ना आपके कपड़े को, व्हाट विल हैपन? इट विल प्रोवाइड सम काइनेटिक एनर्जी। इन विंड में जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी ना, क्योंकि हाई स्पीड में चल रही है, तो स्पीड जिस चीज की भी है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। वंस द विंड प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी to your cloth, what will happen to the shirt, to any other cloth, what will happen? इससे क्या होगा? इससे ये पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो इवापोरेट हो जाएगा। जरूरी नहीं आप उसको हीट दे दो, आप विंड से भी उसको निकाल सकते हो। तो आपका कपड़ा जो है ये सूख जाएगा, इजीली ड्राई हो जाएगा। तो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इज आल्सो एन इंडिकेशन दैट विंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन पे। इवापोरेशन होगी बाय वे ऑफ विंड समटाइम्स। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। दैट मींस सरफेस एरिया डिपेंड होगा इवापोरेशन पे, टेम्परेचर इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन इवापोरेशन। मोर ह्यूमिडिटी, ज्यादा मॉइस्चर है, इवापोरेशन कम होगा ना, ज्यादा वाटर है तो ज्यादा टाइम लगेगा इवापोरेट करने में। सिमिलरली विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो समर में जो आप शर्ट्स वोट सुखा सकते हो, ठीक है ना, बाय वे ऑफ विंड, ठीक है, इट विल फैसिलिटेट, ठीक है ना। और नेक्स्ट वन इज आवर हाउ डज इवापोरेशन कॉज, इट्स एन एप्लीकेशन बाय द वे। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होगी? सी
एक सिनेरियो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक छोटा सा एक सिनेरियो। कैन यू टेल मी, पूरा एनवायरमेंट है, सराउंडिंग, दिस इज योर सराउंडिंग, ठीक है ना। अब आपके सराउंडिंग में आपने क्या देखा, पूरे सराउंडिंग में आपको क्या चाहिए, ये जो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एग्जाम्पल ली, जैसे आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से लेगा, सराउंडिंग से लेगा, ऑब्वियसली लिया ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ये पूरा आइस क्या हो जाएगा, वाटर बनेगा। आफ्टर सम टाइम इट विल इवापोरेट, ये पूरा सूख जाएगा। यहाँ ये स्पॉट ना, इस स्पॉट के सूखने के पीछे क्या है, इसके पीछे है इवापोरेशन का कंसेप्ट। इसने हीट को मानते हैं हम डेल्टा। ये हीट कहां से ली होगी इसने, सराउंडिंग से। दैट मींस एवरीथिंग नीड्स हीट इन ऑर्डर टू गेट इवापोरेट, है ना। अब इवापोरेशन करने के लिए हर एक चीज को क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये हीट इसे कहां से ली, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से जो ही हीट ली तभी ये पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। तो एवरीथिंग नीड्स एनर्जी वंस इट टेक्स फ्रॉम द सराउंडिंग। अब देखो मैंने यहाँ पूरा पानी लगाया, पूरा समर में मैंने यहाँ, मुझे इसको धोना है कमरे को। अब कमरे में जो ही मैंने पानी लगाया, व्हाट विल हैपन, मैंने फैन ऑन किया होगा, क्यों, इससे जल्दी ये सूख जाएगा। रीजन अभी पढ़ा ना, फैक्टर विंड की और इसकी, विंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। मैं इस मकसद से इसको फैन को ऑन करता हूं समर्स में, ताकि मैंने जो यहाँ पानी पूरा स्प्रिंकल किया, इट विल इवापोरेट इजीली। रीजन सिंपल, विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। जितना फैन की स्पीड बढ़ेगी उतना क्या होगा, नीचे इवापोरेशन जल्दी होगा, इट विल फैसिलिटेट। सेकंड थिंग, अगर गर्मियों में टेम्परेचर ऑलरेडी बाहर ज्यादा है तो कमरे में भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, लाइक बाहर 35 36 है, अंदर भी तो इतना ही होगा। Now once the temperature is so much high, below 100 डिग्री है, उसको evaporation बोलेंगे। तो उस टाइम मेरा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है ना, वो हीट के फॉर्म में होगी। अब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये वाटर। इस वाटर ने दो चीजें की, एक सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया। क्या आपको नहीं लगता पानी स्प्रिंकल करने के बाद कमरा ठंडा लगेगा, क्यों, ये एक कमरे की हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने आप में, ताकि इसको क्या करने हैं, इवापोरेशन। सेकंड, इसने फैन से विंड ली, तो विंड से भी एक काइनेटिक एनर्जी मिली। तो दो साइड से ये आपके कमरे को ठंडा कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है। दैट मींस इवापोरेशन विल कॉज कूलिंग। ऑलवेज रिमेंबर, इवापोरेशन से क्या होगी, कूलिंग होगी। तो एक पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड नीड सर्टेन एनर्जी। ये एनर्जी इसको कहां चाहिए, कहीं भी जहां लिक्विड मैंने इस कमरे में रखा जैसे। अब इन लिक्विड पार्टिकल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए इवापोरेट होने के लिए। तो इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स एंड मेक्स देम कूलर। तो सराउंडिंग को कूल, सराउंडिंग यूजुअली फील्स कूल बिकॉज आपने पानी लगाया। तो इससे एक बेस्ट एप्लीकेशन बनेगी, अगर आप रात को समर्स में फैन के नीचे एक थोड़ा सा बकेट रखोगे, उसमें पानी रखोगे, उसमें आइस क्यूब्स रखोगे, देन आप आराम से क्या करो, आराम से नींद कर लो आप। यू विल सी नॉर्मल डे नॉर्मल नाइट से बेहतर रहेगा। यानी इस नाइट में कि इसमें कूलिंग थोड़ी कम होगी, यानी इसमें कूलिंग थोड़ी ज्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा। मतलब नॉर्मल वे में अगर नाइट में आपको 34 डिग्री होता था कमरे में टेम्परेचर, फैन यूज करने के बाद भी कुछ नहीं लगता आपको, गर्मी फिर भी है। आप एक फैन के नीचे या टेबल फैन अगर होगा उसी के नीचे रखो आप एक बकेट, उसमें आप रख लो आइस क्यूब्स विद वाटर, यू विल सी इवापोरेशन। ये जो फैन है ना, ये अपना विंड देगा पानी को, और पानी विल गेट सम एनर्जी एंड इट विल ट्राई टू इवापोरेट। एंड इवापोरेशन ऑलवेज लीव्स व्हाट, इट कीप्स बिहाइंड वन थिंग, दैट्स कूलिंग। तो आपका कमरा कूल लगेगा, दैट इज द हेल्प ऑफ योर इवापोरेशन। एंड देन कमिंग टू आवर लास्ट पार्ट, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन। अगर आप ये जो आप एसीटोन है ना, एसीटोन मीन्स ये हम यूज करते हैं जब कोई लड़कियां ज्यादातर ये यूज करते हैं, यूज दिस नेल पॉलिश, है ना। अब इनको नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन यू कैन यूज एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। इससे क्या होगा, इससे आपके नेल्स पॉलिश होंगे। अगर इस एसीटोन जो है ना, ये एस्केपिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है। मतलब ये क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस, ये वोलाटाइल सब्सटेंस है। तो वोलाटाइल का मतलब जो इजीली इवापोरेट होगा। अगर आप इसको अपने हाथ पे रखेंगे ना, पाम्स ऑफ हैंड, यू विल सी दैट थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट लगेगा आपको, अपने हाथ ना थोड़े ठंडे लगेंगे। एंड सेकंड एप्लीकेशन इज रूफ कूल्स डाउन ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर। जब आप पानी डालोगे रूफ पे, ये भी कूल डाउन होगा। थर्ड वन इज द कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर। अगर आप समर्स में कॉटन पहनते हैं ना, कॉटन के क्लॉथ्स, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स, ठीक। इन पोर्स से क्या होगी, इजीली इवापोरेशन होगी। कौन सी इवापोरेशन, जो आपकी बॉडी पे जो स्वेट आता है ना, उस स्वेट को इजीली इवापोरेट करेगा ये थ्रू पोर्स। देयरफॉर वी आर रिकमेंडेड and everyone is recommended to wear cotton cloths during summer. So this was all about this chapter. So thanks, मिलते हैं next class में। Till then take care. Assalamu alaikum.